हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकोनॉमिक क्लासेस। ये वीडियो चैप्टर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ऑर्डिनल अप्रोच पेरिस का पार्ट 2 है। इससे पहले इसका एक पार्ट आया था जिसमें हमने सीखा कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, इंडिफरेंस मैप क्या होता है और इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखा। आपको ये वीडियो को देखने से पहले अगर उस वीडियो को देखना है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। तो आज जो हम वीडियो करेंगे ऑर्डिनल अप्रोच में, वो हम करेंगे स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या होता है, बजट लाइन क्या होता है, बजट सेट क्या होता है, स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या होता है और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस अप्रोच और मोनोटोनिक प्रेफरेंस की हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बजट सेट और बजट लाइन के बारे में पढ़ते हैं कि बजट सेट क्या होता है, बजट लाइन क्या होती है। बजट लाइन को हम प्राइस लाइन भी कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बजट सेट के बारे में बताती हूँ। द सेट ऑफ बंडल्स। मैं आपको बजट सेट की डेफिनेशन बताऊँ उससे पहले आपको बंडल पता होना चाहिए। बंडल का मतलब कोई चीज़ों का इकट्ठा एक ग्रुप। मैंने आपको इसमें सिखाया कि हम अगर 2 कमोडिटी का कंजम्पशन कर रहे हैं और जो मुझे उसका प्राइस दिया गया है और जो मुझे उसकी इनकम दी गई है उससे मैं उसको कितना खरीद सकती हूँ। मैंने जैसे अगर बोल दिया कि 1 और 0, तो ये 1 और 0 का मतलब मान लो ये गुड X है और ये गुड Y है, तो इसका मतलब मैं गुड एक जो है उसका 1 यूनिट ले रही हूँ और गुड Y का 1 भी नहीं ले रही हूँ, तो ये मेरे लिए एक बंडल है। तो सेट ऑफ बंडल्स का मतलब ऐसे वो सारे बंडल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स दैट अ कंज्यूमर कैन परचेज, जिसको एक कंज्यूमर परचेज कर सकता है विद हिज गिवन इनकम, जो उसको इनकम दी गई है उस इनकम से एट ए गिवन प्राइस इज कॉल्ड द बजट सेट। जैसे मैं आपको इसको एक एग्जांपल से समझाऊं, तो मान लो मैंने क्या लिया है कि मेरी जो इनकम है मान लो वो 10 रुपीज़ है, मेरा प्राइस है 2 गुड ली मैंने, प्राइस गुड X एंड गुड Y, एंड प्राइस ऑफ गुड X इज ₹5 पर यूनिट एंड प्राइस ऑफ Y इज ऑल्सो ₹5 पर यूनिट। तो अब जो मेरे पास ये 10 रुपये हैं, मैं उसको किस किस तरीके से 2 कमोडिटी पे खर्च कर सकती हूँ। मैंने पहला बंडल बनाया कि मैंने दोनों में से एक भी कमोडिटी को नहीं खरीदा, तो वो मेरा बंडल हो गया 0-0। फिर मैंने एक बंडल बनाया 0-1, इसका मतलब मैंने अपने पैसे जो है वो Y को खरीदने पे लगाए, 1 यूनिट को खरीदने पे लगाए और X का मैंने एक भी नहीं खरीदा। इसी तरह से 0-2 का मतलब क्या हुआ कि मैंने X पर अपना 1 रुपया भी नहीं खर्च करा, मैंने अपने 2 यूनिट खरीदने के लिए पैसे सारे अपने किस पे लगाए, Y यूनिट पे लगाए। इसी तरह से 1-0 भी हो सकता है हम Y का 1 भी ना लें, X का 1 ले लें। सेम ऐसे ही 2-0, या फिर मैं दोनों ही ले लेती हूँ 1-1। तो ये मैंने अपने गिवन से जो मैंने ये बंडल्स बनाए, इनका सेट, इसके सेट को हम कहते हैं बजट सेट, क्योंकि ये वो सारे बंडल हैं जो एक कंज्यूमर जो है वो परचेज कर सकता है अपनी गिवन इनकम से, कैन अफोर्ड, वो अफोर्ड कर सकता है। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो इस सारे बंडल्स में बच्चों कंज्यूमर के या तो पूरे 10 रुपये खर्च हो रहे होंगे या 10 से कम खर्च हो रहे होंगे। क्लियर है ये बात? यहाँ मैंने आपको बताया बजट सेट क्या होता है। अब हम बात करते हैं बजट लाइन की। बजट लाइन या प्राइस लाइन आप इसको बोल सकते हो। A budget line is the graphical representation. ये graphical representation है all such bundles या all such combinations, वो सारे combinations का ये graphical representation है 2 गुड के which a consumer can purchase, जिसको एक consumer ने खरीदा अपनी given income और price से। और उसके आगे ये लाइन जो मैं बोलूँगी ये important है कि such that, वो लाइन जो बनेगी उस बंडल से जो हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, वो ग्राफ जो है हमें क्या बताएगा, सच दैट द कॉस्ट ऑफ ईच दीज कॉम्बिनेशन, उस पर जितने भी हमने कॉम्बिनेशन दिखाए हैं इक्वल टू द मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर, यानी कि उस हर पॉइंट पे कंज्यूमर की एक्सपेंडिचर उसके इनकम के बराबर होगा। यानी कि जितना उसके पास पैसे हैं उतनी ही उसकी इनकम है, उतना ही वो खर्चा कर रहा है। क्लियर? या फिर आप इसकी एक डिफाइन और भी मैं आपको बता रही हूँ, ये थोड़ी इजी है, आप और भी अच्छे से कर सकते हैं। अब बजट लाइन रिप्रेजेंट्स द डिफरेंट बंडल्स दैट द कंज्यूमर कैन परचेज बाय स्पेंडिंग हिज एंटायर मनी इनकम एट गिवन प्राइसेस। तो ये होता है हमारी बजट लाइन। अब हम इसको एक डायग्राम और शेड्यूल से भी समझते हैं किस तरीके से।
मैंने इसमें क्या लेट कर लिया कि मान लो मैंने ये लेट कर लिया कि जो मेरी इनकम है वो है मेरी इनकम 24 रुपये, ठीक है, 24 रुपये जो है मेरी इनकम है। और प्राइस ऑफ गुड 1 को मैं लेट कर रही हूँ 4 रुपीज़ पर यूनिट, और प्राइस ऑफ गुड 2 को मैं लेट कर रही हूँ 2 रुपये पर यूनिट के हिसाब से, ठीक है। अब मैंने 2 गुड का कॉम्बिनेशन बनाना है। पहला कॉम्बिनेशन कि अगर मान लो मैं अपने सारे के सारे पैसे वाई गुड 2 गुड को खरीदने पे लगा देती हूँ, तो आपने देखा वो 2 रुपये की है, मेरे पास 24 रुपये हैं, तो 24 डिवाइडेड बाय अगर मैं 2 करती हूँ तो इट मीन्स मैं उसके कितने यूनिट ले सकती हूँ, 12 मैक्सिमम। यानी कि सारे पैसे वाई पे लगे तो मैक्सिमम इसके 12, तब इसका 0। अब क्योंकि मेरी इनकम और प्राइस जो है वो कमोडिटी का फिक्स है, तो अगर मुझे गुड 1 का 1 यूनिट लेना है, ठीक है, तो मेरे 4 रुपये उस पर खर्च हो गए, तो मेरे पास कितने बच गए बच्चों, 20 रुपीज़। अब 20 रुपये में मैं इसके कितने यूनिट ले सकती हूँ 2 रुपये के हिसाब से, 8 यूनिट, 10 यूनिट सॉरी, ठीक है। हमने कितने लिए इसके, 10। इसी तरह से अगर मैं मान लो मैं अपने 2 यूनिट लेती हूँ किसके, गुड 1 के, ठीक है, तो मेरे को एक्स के वाई के कितने मिलेंगे, 8 यूनिट, तब जाके मेरे 24 रुपये खर्च होंगे। 4 रुपये मेरे खर्च हो गए 2 रुपये के हिसाब से, 2 यूनिट के हिसाब से 8 रुपये, और इस पर मेरे खर्च हो गए 12 रुपये। मैं आपको एक बार फिर बना के भी दिखाती हूँ, देखो आप। यहाँ मैंने लिए कॉम्बिनेशन, यहाँ मैंने ली गुड एक्स, यहाँ मैंने लिया गुड वाई, ठीक है। मैं यहाँ पर गुड वाई को ले रही हूँ, और यहाँ पर मैंने दिखाया मेरा एक्सपेंडिचर इक्वल टू इनकम। सबसे पहला कॉम्बिनेशन मैंने क्या माना है बच्चों, कि मेरा जो प्राइस था एक्स का, मान लो वो था 4 रुपये, और वाई का जो था वो था 2 रुपये, और मेरी मनी इनकम जो थी वो मेरी थी 24 रुपये, ठीक है। अब मेरे पास कॉम्बिनेशन 1, मैं इसका अगर एक भी यूनिट नहीं लेती हूँ तो इसके मैं मैक्सिमम 2 रुपये के हिसाब से 24 रुपये में कितने यूनिट ले सकती हूँ, 12। यानी कि प्राइस ऑफ एक्स इंटू क्वान्टिटी ऑफ एक्स प्लस प्राइस ऑफ वाई इंटू क्वान्टिटी ऑफ वाई इक्वल टू 24। हम दूसरा कॉम्बिनेशन लेते हैं। अब मैंने इसका 1 यूनिट ले लिया, 1 यूनिट लेने का मतलब मेरे 4 रुपये खर्च हो गए। 24 में से मेरे 4 रुपीज़ गए, बचे कितने, 20 पर 2 रुपये के हिसाब से इसके कितने यूनिट ले सकती हूँ, 10। तो प्लस 2 इंटू 10 इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, 24। सेम ऐसे ही थर्ड कॉम्बिनेशन बनाते हैं। अब इसके 2 यूनिट, और इसके मैं कितने ले सकूँगी बच्चों, 8, क्योंकि 4 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 8 इक्वल टू 24। इसी तरह से मैं अगर इसका 4th यूनिट ले रही हूँ, तो इस पर अगर मैं 4th कॉम्बिनेशन देखूँ तो यहाँ मैंने कर दिया x के 3 यूनिट और इसके 6। 3 का मतलब 4 इंटू 3 12 रुपीज़ यहाँ खर्च हो गए, 2 इंटू 6 12 रुपीज़ यहाँ खर्च हो गए, इक्वल टू किसके हो गए, 24। सेम इसी तरह से एक कॉम्बिनेशन और बन सकता है। अगर मैं इसके 4 यूनिट ले लूँ तो इसके भी 4। यहाँ पर 4 इंटू 4 16 प्लस यहाँ पर 2 इंटू 4 8, 8 प्लस 16 24। इसी तरह से एक कॉम्बिनेशन और बनाते हैं। अगर इसके मैंने कितने यूनिट ले लिए, 5, ठीक है, तो इसका कितने ले पाऊंगी, 2, क्योंकि 4 इंटू 5 यानी कि 20 रुपये तो मेरे यहीं खर्च हो जाएंगे, बचेंगे मेरे पास 4 रुपये, तो 2 इंटू 2 यानी कि 24। इसी तरह से मेरा लास्ट कॉम्बिनेशन क्या कहता है, 7। अगर मैंने इसका 6 यूनिट लिया तो इसका मुझे एक भी नहीं मिलेगा, क्योंकि 4 इंटू 6 यानी सारे पैसे मेरे 24 के 24 रुपये जो हैं वो मेरे एक्स कमोडिटी पे खर्च हो गए। तो इस तरह से मैंने आपको ये बताया कि हम किस तरह से हमने ये देखा कि जो प्राइस बजट लाइन होती है वो हमारे इन्हीं कॉम्बिनेशन को दिखाती है, जिस पर हमारा एक्सपेंडिचर हमारी इनकम के बराबर होता है। अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली ड्रॉ करूं तो आप देखो इसको, ये एक्स एक्सिस, यहाँ पे हमने दिखाया वाई एक्सिस, यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ गुड वाई, और यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ गुड एक्स। ये मेरा ओ एक्स एक्सिस हो गया। अब हमने इसके गुड दिखाने हैं 6, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर हम ले लेते हैं 2 2 के गैप पर 2 4 6 8 10 12।
अभी मैंने आपको क्या कहा कि मेरे पास 24 रुपये हैं, अगर मैं अपने 24 के 24 रुपये गुड बाई पर खर्च करूं तो वो 2 रुपये की है, तो उसके हिसाब से मेरा पहला पॉइंट बजट लाइन का मिल गया मुझे। ये इसको मैं ए का नाम दे देती हूँ, ठीक है। अब दूसरा, जब मैंने कहा कि मैंने 1 यूनिट ले लिया किसका, एक्स का, तो मेरे को वाई के कितने मिले बच्चों, 10 यूनिट। ये मुझे दूसरा पॉइंट मिल गया जिसको मैंने बी का नाम दे दिया। इसी तरह से जब मैंने इसके 2 यूनिट लिए तो एक्स के कितने मिले मुझे, वाई के 8, तो इसको मैंने सी पॉइंट का नाम दे दिया। इसी तरह से जब इसके मैंने 3 लिए तो इसके 6, इसके 4 यूनिट लिए तो इसके भी 4, इसके मैंने 5 यूनिट लिए तो इसके 2, और यहाँ पर आए तो ये 0, यानी कि ये मेरा डी कॉम्बिनेशन हो गया, ये ई, ये एफ और ये जी। अब जब मैं अगर इनको आपस में मिला दूँ सारे पॉइंट्स को, तो जो ये लाइन ड्रॉ हो रही है, दिस लाइन इज कॉल्ड बजट लाइन, यानी कि ए जी। जो ये ए जी बजट लाइन है, ये बजट लाइन मुझे क्या शो कर रही है, ये बजट लाइन मुझे ये बता रही है कि इस पॉइंट के ऊपर, इस बजट लाइन के ऊपर ये जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी ये कॉम्बिनेशन है, इस पर कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर उसकी इनकम के बराबर है, ठीक है। अब हम इसकी ऑब्जर्वेशन अगर करें तो पहली ऑब्जर्वेशन मेरी ये बनेगी इसमें कि जो मेरी ये ए जी बजट लाइन है, ठीक है, शोज दैट एंटायर इनकम इज, जो मेरा ये ए और जी है, ये क्या शो कर रहा है कि एंटायर इनकम इज स्पेंड ऑन गुड एक्स एंड गुड वाई। मेरी सारी इनकम जो है वो गुड एक्स और गुड वाई पर खर्च हो रही है। अब इसका पहला ऑब्जर्वेशन ये हो गया। दूसरा ऑब्जर्वेशन मैं आपको इसमें सिखाऊं तो मेरा बनेगा अटेनेबल कॉम्बिनेशन। अटेनेबल का मतलब वो कॉम्बिनेशंस जिनको आप ले सकते हो, अटेनेबल कॉम्बिनेशंस, या फिर आप जिसको बोलते हो बजट सेट। अब इसको हम कैसे शो करेंगे, मान लो ये बजट सेट मैंने अभी आपको पीछे पढ़ाया कि बजट सेट का मतलब होता है वो सारे कॉम्बिनेशन जिसको मैं ले सकती हूँ। अब वो जरूरी नहीं है कि वो जो भी मेरा बंडल होगा उसमें मेरी पूरी इनकम खर्च हो रही हो, वो इनकम के बराबर और इनकम से कम भी हो सकता है। इट मीन्स वो सारे सेट जो बजट लाइन के ऊपर या बजट लाइन के अंदर कहीं भी, लाइक यहाँ पर एन, यहाँ पर पी, यहाँ पर ये ओ, ये सारे पॉइंट बजट लाइन के अंदर एन ओ पी, ये सब मेरे लिए अटेनेबल है। ये जो पॉइंट है एन ओ और पी, इस पर मेरा एक्सपेंडिचर यानी कि पी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस पी वाई इंटू क्यू वाई इज़ लेस देन मेरी मनी इनकम के, क्योंकि जितने भी बजट लाइन से नीचे पॉइंट होंगे वहाँ पर मेरी इनकम पूरी खर्च नहीं हो रही है, लेस देन मनी इनकम। या फिर वो अटेनेबल पॉइंट्स जो मैंने ये बनाए ए से लेकर जी तक, ए टू जी, ये भी मेरे लिए अटेनेबल है, लेकिन इस पर क्या हो रहा है, मेरी एंटायर इनकम खर्च हो रही है। इट मीन्स मेरा एक्सपेंडिचर पी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस पी वाई इंटू क्यू वाई इक्वल टू मनी इनकम। एक होता है बजट लाइन के बाहर के पॉइंट, लाइक कहीं भी, ये आर हो गया, ये एस हो गया, ये टी हो गया, ये सारे के सारे पॉइंट्स को हम कहते हैं अनअटेनेबल पॉइंट्स। अनअटेनेबल पॉइंट्स कौन से हैं, आर, एस और टी। क्यों है, क्योंकि इस पॉइंट पर मेरा एक्सपेंडिचर जो है पी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस पी वाई इंटू क्यू वाई इज ग्रेटर देन है मेरी मनी इनकम के, इसीलिए तो मेरे लिए अनअटेनेबल है, क्योंकि मैं उसको अटेन ही नहीं कर सकती। तो ये होती है बजट लाइन जो हमारे बजट को शो कर रही है, जो हमें ये दिखा रही है कि हम क्या अपना इनकम से ले सकते हैं। उसके ऊपर कोई भी पॉइंट रहेगा वो हमारे एक्सपेंडिचर और इनकम के बराबर होगा, और उसके इनसाइड जितना भी होगा वो लेस देन मनी इनकम के होगा। ये मैंने आपको सब समझाया। अब मैं बात करती हूँ बजट लाइन के स्लोप की। स्लोप ऑफ बजट लाइन, बजट लाइन का स्लोप होता है, जैसे जो मैंने ये बजट लाइन बनाई ए जी, इसका स्लोप होगा परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस।
अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें परपेंडिकुलर क्या है, ओ ए, बेस क्या है इसमें, ओ जी डिवाइडेड बाय ओ जी। अब जो ये ओ ए है, अगर मुझे क्वेश्चन में ये निकालना पड़े तो इसको हम कहते हैं वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट का मतलब जब मैंने अपनी सारी इनकम को वाई पे खर्च किया तो मैंने कैसे निकाला, मनी इनकम डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई। यानी कि अगर मैं चाहूँ तो ओ ए की जगह एम अपॉन में पी वाई लिख सकती हूँ। इसी तरह से ओ जी को हम कहते हैं एक्स इंटरसेप्ट। यानी कि जब मैं अपनी सारी इनकम एक्स कमोडिटी को खरीदने पे खर्च कर रही हूँ, यानी कि एम अपॉन में प्राइस ऑफ एक्स। तो अगर मैं ओ जी की जगह एम अपॉन में प्राइस ऑफ एक्स लिख दूँ, अब हम इनकी जगह को रिप्लेस करते हैं, इसको ऊपर लेके जाते हैं, एम अपॉन में पी वाई इंटू ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा पी एक्स अपॉन में एम, एम से एम कैंसिल। तो हमारा बजट लाइन का स्लोप क्या बना, स्लोप ऑफ बजट लाइन इक्वल टू पी एक्स अपॉन में पी वाई, ये इसका स्लोप होता है। और ये स्लोप जो होता है ये नेगेटिव होता है, क्योंकि एक गुड को आप ले रहे हो, इसीलिए मैंने इसके आगे माइनस का साइन लगाया, क्योंकि यानी कि बजट लाइन का स्लोप आप शो करोगे माइनस पी एक्स अपॉन में पी वाई। जैसे कि मैंने अभी एग्जाम्पल लिया था ना, मैंने प्राइस ऑफ एक्स 4 लिया था, प्राइस ऑफ वाई 2 लिया था। तो प्राइस ऑफ एक्स 4, प्राइस ऑफ वाई 2, तो मेरा बजट लाइन का स्लोप क्या निकल आया, -2। तो ये मैंने आपको बताया कि बजट लाइन का स्लोप क्या होता है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि बजट लाइन में अगर चेंज हो तो वो चेंज किस वजह से होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे चेंज इन बजट लाइन। चेंज इन बजट लाइन की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो बजट लाइन में चेंज 2 वजह से हो सकता है। व्हेन इनकम चेंजेस, या तो हमारी इनकम में चेंज हो जाए, या फिर चेंज होता है व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी चेंजेस। ठीक है, व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटीज, जो भी हम 2 कमोडिटीज यूज कर रहे हैं वो अगर चेंज हो जाए। पहले इसको इनकम से समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं चेंज इन इनकम। अब इनकम में चेंज 2 ही हो सकता है बच्चों, या तो इनकम में चेंज हो जाएगा वो इंक्रीज हो जाए, या मेरा इनकम में चेंज हो सकता है कि वो क्या हो जाए, डिक्रीज। यानी कि मैंने इनकम को डिनोट किया वाई से, मेरी इनकम इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब मैंने प्राइस ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ वाई को कांस्टेंट लिया है, इसीलिए मैंने उसके आगे बार का साइन लगा दिया। और यहाँ पर मेरी इनकम को मैंने फॉल दिखाना है, किस क्या करते हुए, प्राइस ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ वाई को कांस्टेंट लेते हुए। अब हम एक डायग्राम से भी इसको सीख लेते हैं। ये मेरा एक्स एक्सिस, इस पर मैंने दिखाया गुड 1 एक्स को, और ये वाई एक्सिस, इस पर मैंने दिखाया गुड वाई को। मैंने ये बनाया, ये इनिशियली मेरी एक बजट लाइन है ए बी। नाउ द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस। अब जो मेरी इनकम इंक्रीज हो जाती है, मान लो मेरी पहले इनकम 10 थी और अब 10 रुपये से 20 रुपये हो जाती है, तो ऑब्वियस है मैं एक्स भी ज़्यादा खरीदूंगी, वाई भी ज़्यादा खरीदूंगी, एंड द बजट लाइन विल बी शिफ्ट टू द राइट। और बजट लाइन हमारी राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, फ्रॉम ए बी टू A1 B1। तो न्यू बजट लाइन मेरी क्या बनेगी, A1 B1। इसी तरह से इसका अपोजिट कर लेते हैं। अगर हमारी इनकम अब पहले से डिक्रीज कर जाती है, तो अब बजट लाइन जो होगी वो बैकवर्ड शिफ्ट करेगी। ये मेरा पहला इनिशियल बजट लाइन ए बी। नाउ द इनकम ऑफ द कंज्यूमर डिक्रीजेस, देन बजट लाइन विल शिफ्ट टू द लेफ्ट। क्लियर है ये बात? तो ये मैंने इनकम का चेंज बताया। इनकम के चेंज होने से बजट लाइन शिफ्ट करती है बच्चों, या तो राइट वर्ड या लेफ्ट वर्ड। अब हम बात करते हैं चेंज इन प्राइस की। अब एक बार मैं एक्स कमोडिटी का प्राइस चेंज करती हूँ, ठीक है, चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स, और यहाँ लिख दिया मैंने ऑफ वाई। अब एक्स का प्राइस भी एक बार इंक्रीज करके देखेंगे और एक बार डिक्रीज करके देखेंगे। यानी कि अब यहाँ पर इनकम कांस्टेंट रहेगी, प्राइस ऑफ वाई कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, एक बार ही हम करेंगे प्राइस ऑफ एक्स राइजेस,
एक बारी करेंगे हम प्राइस ऑफ एक्स फॉल। इसको डायग्राम से करते हैं। ये मेरी इनिशियल बजट लाइन ए बी। यहाँ मैंने दिखाया गुड वाई, यहाँ मैंने दिखाया गुड एक्स। मैंने कहा इनकम ऑफ प्राइस ऑफ द एक्स राइजेस, इनकम वही है, प्राइस ऑफ एक्स राइजेस, एक्स महंगा हो गया। पहले मैं खरीद रही थी ओ बी, महंगा होते ही अब उसकी क्वांटिटी मुझे पहले से बच्चों कैसी मिलेगी, कम मिलेगी, लेकिन वाई की क्वांटिटी में तो चेंज नहीं आएगा ना। अगर मैं अपने सारे पैसे वाई पे खर्च कर रही हूँ तो वो तो पहले भी ओ ए था और अभी भी ओ ए ही रहेगा। लेकिन जो मेरा एक्स था वो पहले ओ बी था, वो ओ बी से अब रोटेट होके बैकवर्ड आ जाएगा पीछे की तरफ ओ बी वन, यानी कि इस केस में बजट लाइन है ओ बी वन। और अगर मान लो प्राइस ऑफ एक्स फॉल हो जाता है, यानी कि अब वो पहले से सस्ती हो जाती है, पहले 2 रुपये पर यूनिट के हिसाब से थी और अब 1 रुपये पर यूनिट के हिसाब से हो जाती है, तो वाई तो मैं जितना पहले ले रही थी आज भी उतना ही लूँगी अगर मैं सारी इनकम वाई पे खर्च करूँगी तो। लेकिन एक्स की जो क्वांटिटी है वो बढ़कर आगे की तरफ चली जाएगी, यानी कि रोटेशन हो जाएगी आगे की तरफ B2, यानी कि इस केस में मेरा बजट लाइन बनेगी नई वाली ए B2। अब सेम बात हम प्राइस वाई के केस में भी कर सकते हैं कि इनकम कांस्टेंट है, प्राइस ऑफ एक्स कांस्टेंट है, एक बार प्राइस ऑफ वाई को राइज करते हैं, एक बार प्राइस ऑफ वाई को फॉल करते हैं। डायग्राम बनाते हैं हम। एक्स एक्सिस पर मैंने दिखाया गुड एक्स को, वाई एक्सिस पर मैंने दिखाया गुड वाई को। ठीक है, ये मेरी बजट लाइन, इसको मैंने डिनोट किया ए बी से। अब मेरा प्राइस ऑफ वाई बढ़ जाता है, यानी कि अब मेरे को अगर सारे पैसे एक्स पे खर्च करने हैं वो तो ओ बी ही रहेगी ना, उसमें तो चेंज आएगा नहीं। वाई की गुड अब कम होकर ओ ए से ओ ए वन हो गई, यानी कि नई बजट लाइन बन गई ओ ए वन बी। और अगर वाई सस्ता हो जाता है तो आप देखेंगे कि हमारी वाई की क्वांटिटी रोटेट होकर आगे की तरफ चली जाएगी, यानी कि A2 की तरफ, तो नया बजट लाइन हो जाएगा A2B, एक्स वही का वही रहेगी। तो इस तरीके से हमारी बजट लाइन में चेंज आ सकता है इनकम की वजह से भी और प्राइस की वजह से भी। और इनकम प्राइस की वजह से हमारी बजट लाइन जो है वो रोटेट हो रही है, या तो फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड। तो ये मैंने आपको बजट लाइन का चेंज कराया। आज मैंने आपको ये सब समझाया कि बजट लाइन क्या होता है, सारी डिटेल समझाई। ठीक है, और हमने क्या सीखा बच्चों कि वो इंडिफरेंस कर्व, इससे पहली वाली वीडियो में कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है। अब हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे आते हैं, सब कुछ इंडिविजुअली सीखने के बाद कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, बजट लाइन क्या होती है। तो अब हम सीखेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, बाय इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। सबसे पहले मैं आपको इसकी डिफाइन बताती हूँ। डिफाइन में आपने क्या लिखना है, ध्यान देंगे, बहुत ध्यान से इसकी डिफाइन सुनेंगे। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम with the help of IC analysis is determined, इसे हम डिटरमाइन करेंगे, इज डिटरमाइंड एट ए पॉइंट, उस पॉइंट पर वेयर, ध्यान से देखेंगे, यही बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वेयर व्हाट कंज्यूमर वॉन्ट्स टू बाय। बेटा अभी मैं इसमें बता रही हूँ वॉन्ट, मैं वॉन्ट के नीचे अंडरलाइन भी कर रही हूँ, वॉन्ट्स टू बाय। उस पॉइंट पर एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे होगा जहां पर एक कंज्यूमर क्या खरीदना चाहता है, जिसको हम किससे शो करते हैं, आईसी से। कोइंसिडाइज यानी कि वो मिल जाएगा, ठीक है, कोइंसिडेंस विद किसके साथ, व्हाट ही कैन बाय, वो क्या खरीद सकता है, और जो वो खरीद सकता है उसको हम किससे दिखाते हैं, बजट लाइन से। व्हाट ही कैन बाय शोन बाय बजट लाइन। आपकी बजट लाइन आपको आपकी
एक लिमिट ही तो बताती है कि आप इतनी इनकम से ये खरीद सकते हो, क्योंकि चाहत तो बहुत होती है ना, चाहना तो हम कितना भी चाह सकते हैं। तो जहाँ मेरा चाहना और मेरा खरीदना, ठीक है, वो एक दूसरे को मिल जाएंगे, वहाँ पर हम कहेंगे कि एक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर है। यानी कि इस इक्विलिब्रियम में एक कंडीशंस क्या क्या हैं एक कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम की। पहली कंडीशन, प्राइस लाइन यानी कि बजट लाइन। प्राइस लाइन, बजट लाइन जो है शुड बी टेंजेंट। बेटा टेंजेंट वर्ड लिख रही हूँ मैं, नॉट इक्वल, ठीक है, टेंजेंट टू आईसी, वो आईसी के टेंजेंट होनी चाहिए। दूसरा मैंने इसकी प्रॉपर्टी क्या, कंडीशन क्या बतानी है, इंडिफरेंस कर्व शुड बी कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, और आईसी की शेप कॉन्वेक्स होनी चाहिए टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। और तीसरी इसकी हमारी कंडीशन क्या होनी, पूरी होनी चाहिए, स्लोप ऑफ आईसी। अब स्लोप ऑफ आईसी मैंने आपको क्या बताया, MRS/XY लास्ट वीडियो में। स्लोप ऑफ आईसी शुड बी इक्वल टू द स्लोप ऑफ बजट लाइन। और अभी मैंने इसी वीडियो में आपको बजट लाइन का स्लोप बताया PX/PY, यानी कि जहाँ दोनों का स्लोप बराबर होगा, दोनों एक दूसरे के टेंजेंट होगा और आईसी की शेप भी कॉन्वेक्स होएगी, वहाँ पर एक कंज्यूमर जो होगा वो इक्विलिब्रियम पर होगा। ये मैंने आपको इसकी कंडीशन बताई। अब हम इसको एक डायग्राम की हेल्प से करते हैं, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन बता रही हूँ। इसका पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमारे को करने में और भी आसानी रहे, ठीक है। अब हमारे को बजट लाइन और आईसी दोनों की बात करनी है। इस पर आपको मैंने बताया कि जो मैं चाहती हूँ उसको मैं आईसी के थ्रू दिखाती हूँ, और ये बात आप अच्छे से जानते हो कि चाहना तो हमारे लिए आईसी के ऊपर, तो हम जितना आगे जाते जाते हम कहते हैं हमें उतना अच्छा लग रहा है, उतनी अच्छी हमें सेटिस्फेक्शन मिल रही है। यहाँ मैंने दिखाया गुड एक्स को, यहाँ मैंने दिखाया गुड वाई को, वाई एक्सिस को। सबसे पहले मैं एक बजट लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। ये मेरी एक बजट लाइन है जिसको मैंने नाम दे दिया AB। मैं अब आईसी बना रही हूँ। ये IC1, ये IC2, ये IC3 और ये IC4। अब मुझे इस डायग्राम में वो अपनी कंडीशंस को ढूंढना है जहाँ पर मैं इक्विलिब्रियम पर हो सकती हूँ, ठीक है, जहाँ पर मैं इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर हो सकती हूँ। सबसे पहले मैंने क्या कहा कि मैंने क्या ड्रॉ करा, पॉइंट E यानी कि AB, जो मेरा ये पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू डायग्राम, अकॉर्डिंग टू फिगर, कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम। एक कंज्यूमर जो है इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगा। अकॉर्डिंग टू फिगर, कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम एट पॉइंट E, इस पॉइंट पर, बिकॉज एट दैट पॉइंट all three conditions are satisfied. All three conditions are satisfied. कैसे? पहली कंडीशन क्या थी, आईसी बजट लाइन जो है वो आईसी के टेंजेंट होनी चाहिए। ये टेंजेंट है, इक्वल नहीं है यहाँ पर बच्चों, यहाँ टेंजेंट है, ठीक है। फिर दूसरा हमने क्या बोला, आईसी की शेप कॉन्वेक्स होनी चाहिए। ये देखो कॉन्वेक्स भी बन रही है। फिर तीसरी कंडीशन क्या आती है कि स्लोप ऑफ बजट लाइन, जैसे जैसे मैं ये नीचे आ रही हूँ ये मेरा स्लोप ही तो है, ये मेरा बजट लाइन का स्लोप, और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये आईसी का ये स्लोप ही तो बन रहा है। ये स्लोप भी दोनों का बराबर है। यानी कि इस पॉइंट पर MRS/XY इज इक्वल टू PX/PY के भी है, आईसी जो है वो कॉन्वेक्स भी है, बजट लाइन आईसी के टेंजेंट भी है। इसीलिए मेरा ई पॉइंट जो है वो क्या है, मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब जो मेरे को ये दो पॉइंट मैंने शो करे हैं D और S, यहाँ पर
आईसी जो है यहाँ पर प्राइस लाइन जो है वो आईसी को इंटरसेक्ट कर रही है, टेंजेंट नहीं है इस पॉइंट पर, इसीलिए इसको हम इक्विलिब्रियम का पॉइंट नहीं कहेंगे। बट दे आर नॉट टेंजेंट, दे इंटरसेक्ट ईच अदर बट दे आर नॉट टेंजेंट, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर फिर स्लोप भी बराबर नहीं होगा दोनों का। देयरफॉर द स्लोप ऑफ आईसी एंड बजट लाइट इज नॉट इक्वल एट पॉइंट डी और ई। अब मैं बात करूं अगर जी और एच की, तो ये मेरे डिजायरेबल पॉइंट्स तो हैं। डिजायरेबल का मतलब मैं चाहती हूँ, क्योंकि आपने ये पढ़ा है मुझसे पीछे भी लास्ट वीडियो में कि हायर द आईसी गिव्स द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ई से ज़्यादा आईसी मुझे जी पर सेटिस्फेक्शन देगा, बट ये मेरे लिए डिज़ायरेबल नहीं है। मेरी डिज़ायर है बट मैं इसको अटेन नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी बजट लाइन जो है वो इसके पीछे है। मेरा बजट नहीं अलाउ कर रहा ना मैं आगे चली जाऊँ। तो जी और एच जो है वो डिज़ायरेबल है बट नॉट अटेनेबल एज दे आर टू द राइट ऑफ द बजट लाइन। इसीलिए हमने कहा कि ई पॉइंट पर ही एक कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम पर है। तो इस तरह से आज हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस का टॉपिक भी ख़त्म कर लिया। आई होप कि आपको ये सब इसमें टॉपिक समझ आ गया होगा अच्छे से। और अगर आपको वीडियो पसंद आए और तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।